अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का जब हम अपनी इस मुआशी ज़बूहाली की तरफ देखते हैं तो जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आता है वो पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज़ पाकिस्तान में टैक्स वसूली का फरसुदा निज़ाम और हमारी जो टैक्सेशन अथॉरिटी है उसकी जो परफॉर्मेंस है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अगर टैक्स की जो कंपोजिशन देखी जाती है पाकिस्तान में वो लगभग 67%, 67% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाता है और डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 33% है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये आवाम से वसूल किया जाता है जीएसटी के हवाले से। 17% जीएसटी जो है दुनिया में कहीं इतना ज़्यादा जो है वो जीएसटी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम दी जाती है। और इसकी सारी की सारी वजह यही है कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता। फिर 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की और इसमें अगर नंबर सिर्फ उन लोगों की बात करें जो कि टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो हालिया नंबर जो इस वक्त आए पाकिस्तान में वो सिर्फ 56 लाख फाइलर्स जो हैं वो सामने आए। और इन 56 लाख फाइलर्स में भी 37 लाख अफराद जो हैं उन्होंने इनफरादी तौर पर रिटर्न्स फाइल किए। अब रिटर्न फाइल करने का ये कतई मकसद नहीं है कि उन्होंने टैक्स भी दिया है या नहीं, क्योंकि इनमें से बेशतर ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो निल रिटर्न फाइल किया होगा। एनीवे, ये जो 56-57 लाख बनता है ये आपकी टोटल पॉपुलेशन का महज 2.2% बनता है। इस तरह से मजीद अगर आगे देखें तो पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है जीडीपी में, इसमें हमारी जो टैक्सों का हिस्सा है वो महज 10% के करीब है, हार्डली 10-11% के करीब है। बात यह कि एफबीआर एक ड्राइव इस वक्त लेकर चल रहा है, एक मुहिम लेकर चल रहा है और वो नॉन फाइलर्स के खिलाफ उनके क्रैकडाउन करने के लिए इससे पहले भी कई दफ़ा बारहा जो है ये इस तरह की ड्राइव शुरू की गई, लेकिन कभी भी ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। इसका खातिर खा जो है वो असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे टैक्स के निज़ाम में ऐसी क्या पेचीदगियाँ हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब्दुल कादिर मेमन साहब माहिर टैक्स अमूर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मेमन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कितने मायूस कुन आदाद है जब हम बात करते हैं कि 25 करोड़ पॉपुलेशन का महज 2.2% जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका कि आपने इमरान साहब ये मौका फराहम किया। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ जो टैक्स फाइल करने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम है और जो आप 55 लाख का फिगर बता रहे हैं वो 2022 का है। और 2022 में इस वक्त जो 2023 में अभी तक जो रिटर्न्स 31 दिसंबर तक जो फाइल हुए हैं या जो ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में वो तकरीबन 36 लाख हैं। तो ये शायद हो सकता है कि पूरे साल में जाके ये फिर दोबारा से हो जाए। और जो अभी गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है जिसमें ऑलरेडी एक कानून 2022 में बना था जिसके तहत ये है कि अगर कोई भी नॉन फाइलर है और वो अगर कोई यूटिलिटी कमर्शियल यूटिलिटी इस्तेमाल करता है या कोई ऐसी यूटिलिटीज इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लायबल टू बी टैक्स होता है, तो उसको नोटिस देके और उसकी वो यूटिलिटीज को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत लार्ज स्केल पे इसकी एडवर्टीजमेंट भी की है, उसमें नोटिस भी भेजे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये एक इकदाम जो है, चूंकि इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये इकदाम जो है वो उठाया जा सकता सर, है। ये जिसको आप प्लस पॉइंट कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, उसके सियासी अज़ाइम नहीं है, लेकिन मसला सारा ये है कि अब इलेक्शन के बाद जब मुंतखब हुकूमतें आएंगी तो क्या उनमें इतना दमखम होगा कि वो इस ड्राइव को कंटिन्यू रखें? क्या, क्योंकि जो जितने भी माफियाज हैं, चाहे वो होलसेलर रिटेलर की बात करें, एग्रीकल्चर इनकम की बात करें या आप रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, ये उनका बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है सियासी जमातों का, और ये तो वक्ती इलेक्शन का है। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इनकंसिस्टेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमने ये जो सीधे अच्छे काम करने वाले थे वो अनफॉर्चुनेटली आज 75 साल में भी नहीं हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट आती है या अगर किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई मेजोरिटी के साथ नहीं आती तो फिर वही सिचुएशन होगी और फिर वही पॉलिटिकल होने की वजह से आप इकोनॉमिक जो गोल्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे।
तो ये बिल्कुल नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी 30-40 दिन तो है। ये अगर कोई 1,000 आदमी के लाइन काट दे तो ये जो है लोगों को इसका सबक जरूर मिलेगा। और मैं मतलब समझता माजी हूँ में कभी ऐसा ना हुआ कि जनाब कोई जो टैक्स चोरों को इबरतनाक कोई सजा दी गई हो, इस तरह की माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। मिसाल होगी, एक डेटरेंट आएगा तो फिर सबको लग पता जाएगा। देखिए इमरान साहब, पूरी दुनिया के अंदर टैक्स जो है कोई भी खुशी से पे नहीं करता, और लेकिन कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं, और जब बनाए जाते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, क्लाउड, उसको अमल किया जाता है। और उसको इसलिए अमल किया जाता है कि एक डेटरेंस खड़ा किया जाए। जब डेटरेंस खड़ा किया जाता है हाँ। तो लोग जो है वो अपना ड्यू टैक्स पे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप देखेंगे तो आपका मतलब बिल्कुल एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको लगेगा कि जी कोई नोबडी इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट द ड्यू टैक्स आल्सो। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जनाब मेरे बराबर वाला देता है, नहीं देता तो मैं क्यों दूं, मेरे साथ काम करने वाला बंदा नहीं देता है तो मैं क्यों दूं। तो मैं आप गवर्नमेंट अगर पैसे लेती है तो वो मुझ पे तो खर्च करती नहीं, मुझे तो वही सिक्योरिटी गार्ड भी रखना है, वही मुझे अस्पताल भी खुद जाना है, मुझे वही स्कूलों के पैसे भी उसी के देने। तो देयर आर लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन, बट फैक्ट्स रिमेन कि जी जो है वो लोग टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, और दो उनको दो आना चीजें चाहिए। सर, दो चीजें। एक तो ये कि ये जो हमारी पॉलिसी रही, डार साहब ने जो इंट्रोड्यूस की थी फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्क्रिमिनेशन थी कि नॉन फाइलर जो है उससे आप ज्यादा लेंगे तो फिर वो मजबूर होकर फाइलर बनेगा। लेकिन ये एक विंडो दे देना, लोग ज्यादा पैसे देके और टैक्स नेट से बाहर रहने को ज्यादा इंजॉय करते हैं, वो उनके लिए ज्यादा फिजिबल होता है, आसान होता है। तो ये पॉलिसी गलत थी ना फिर? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं नहीं समझता कि वो उनका ये सोचना गलत था। देखिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, और वो एक्सपेरिमेंट एक राइट डायरेक्शन में अच्छी नीयत के साथ किया गया था। लेकिन चूंकि लोगों ने इसको एक मॉडल बना लिया कि अच्छा ठीक है जी मैं नहीं देता हूं, मैं 30% टैक्स दूंगा। लेकिन वो 30% करता क्या, वो 30% दूसरे कस्टमर पे अपलोड कर देता है। अल्टीमेटली वो नहीं होता था। तो हमें सबसे पहले जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए ऑटोमेशन की तरफ। जब ऑटोमेशन की तरफ आप जाएंगे तो उसमें ये होगा कि कोई शख्स भी उस ऑटोमेशन में जब इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी तो कोई शख्स भी उस इंफॉर्मेशन से आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि हमारा मेजर फोकस जो है वो, अगर पाकिस्तान अपना मेजर फोकस जो है या एफबीआर अपना मेजर फोकस जो है वो दो काम कर ले। एक काम तो ये कर ले कि वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाए, और दूसरा काम ये कर ले कि वो पॉलिसी को अपने से अलग कर ले। जब पॉलिसी अपने से अलग हो जाएगी एफबीआर से, तो उसमें होगा ये कि इनका सिर्फ काम होगा रेवेन्यू कलेक्शन का और लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करवाने का। और पॉलिसी का विंग जो है वो अलग होने से ये होगा कि पॉलिसीज इकोनॉमिक हालात को, पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान की चीजों को मद्देनजर रख के किया जाएगा, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, अकाउंटेंट्स भी होंगे, एकेडमिशियन भी होंगे। वो अनफॉर्चुनेटली पार्ट मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसमें थोड़ा सा ऐड ये करूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि जनाब एफबीआर जो है उसके पास ट्रांजैक्शंस का कुछ वर्चुअल एक्सेस जो है वो आ रहा है, इस हवाले से काम हो रहा है। अगर ये सिस्टम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, या कम से कम जो फॉर्मल सेक्टर में आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर एफबीआर जो है वो देखेगा। बात सारी ये है कि जो मुंतखब हुकूमतें आएंगी, ये खदशा है, शब्बर जैदी साहब का भी ये खदशा है कि जनाब इसको रोल बैक कर दिया जाएगा। हाँ देखिए, रोल बैक आप देखिए, कोई भी काम अगर ऑटोमेशन हो जाती है तो रोल बैक करना इतना आसान काम नहीं होगा मेरे नजदीक। देखें ना, ये इंफॉर्मेशन, डेटा तो नहीं डिलीट किया जा सकता ना, डेटा तो आपके पास आ जाएगा। जब डेटा आ जाएगा, हो सकता है ये गवर्नमेंट 2 साल नहीं करेगी, कोई और गवर्नमेंट करेगी, बट डेटा अगर उसका कंबाइंड होता रहे। आप देखिए इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, दुनिया इस वक्त इस तरह चली गई। स्वीडन की मिसाल ले लें, स्वीडन में अब इस और टेक्नोलॉजी की बेस पे गवर्नमेंट खुद, टैक्स ऑफिस खुद आपका रिटर्न बना के आपको भेजती है और कहती है कि आप चेक कर लें, अगर इसमें गलती नहीं है तो ये रिटर्न आपका समझ लें आपका असेसमेंट हो गया। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमने टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हमने उस टेक्नोलॉजी के बहुत सारी फवाइद को नुकसानात में बदली कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। इस पे अगर कोई भी ब्रॉडनिंग को करना होगा तो इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं, और ऑटोमेशन के डेटा से
जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। ठीक है, और इसके लिए जो इंतहाई ज़रूरी है कि आपका जो पॉलिसी विंग हो वो बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल एक इटोनमस हो, और उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, ताकि चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। जी बिल्कुल, देखें होता क्या है, अगर आप बजट के दौरान, मेरे ख्याल में मैं 20 साल से बजट के प्रोसेस के वक्त जो है किसी न किसी शक्ल में शामिल होता हूं। मैंने देखा है कि हर लॉबी प्रेशर डाल रही होती है एफबीआर पे। तो जब अगर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी विंग बन जाएगा, एक बोर्ड बन जाएगा, ऐसा इंडिपेंडेंट बन जाएगा, तो ये जो पॉलिसी पे जो प्रेशर डालने वाला काम है ये खत्म हो जाएगा। और एफबीआर सिर्फ ये कहेगी कि जनाब मुझे तो ये कानून बनाने के लिए कहा गया है, मैंने ये बना लिया और इस कानून के तहत मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खुश आइन बहुत बड़ा होगा। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, माहिर टैक्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि ये तमाम जो पॉलिसीज़ हैं जिनकी कंटिन्यूशन इंतहाई ज़रूरी है ऑटोमेशन के साथ, और फिर जो ये तजावीज़ पेश की जा रही है कि जनाब पॉलिसी विंग जो है वो बिल्कुल अलग हो, खुद मुख्तार हो, और कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ना हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। साल 2023 गुजर चुका, अब 2024 में किस तरीके से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का साल भी है, और जाहिर है कि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो बुरी तरीके से एक जो समझ लें कि कर्ज़ों के गर्दाब के अंदर फंसी हुई है। जो मजमूई कर्ज़े हैं पाकिस्तान के, कर्ज़े और वाजबात जो हैं, जो डेट और लायबिलिटीज़ हमारी जो हैं वो तकरीबन 62,480 अरब तक पहुँच गए। और इन कर्ज़ों का जो सबसे अलमनाक पहलू है वो ये कि इन कर्ज़ों पर सूद का जो तखमीना है, जो सूद की अदायगी है, वही तकरीबन 8,500 अरब। तो इन कर्ज़ों के बीच से हमें अपनी मुआशी तरक्की के लिए राह निकालनी होगी। किस तरीके से निकाली जा सकती है? डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इलेक्शन का साल है, इंतखाबी मुहिम जो है वो चल रही हैं, तमाम जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं, कोई बात कह रहा है कि तनख्वाहें डबल कर दी जाएंगी, कोई कह रहा है कि 300 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे। ये कौम पहले ही इस तरह के नारों से जो है धोखा खा चुकी है। आज हमारे सियासतदान उसी रविश को दोबारा अपना रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? जी शुक्रिया इमरान। मेरा ख्याल है कि जब हम 2024 में मुआशत की बात करते हैं तो हमें कुछ टेकअवेज देखना होंगे 2023 के। और 2023 को अगर हम देखें तो 3-4 मोटे मोटे उसमें लेसन्स हमारे लिए निकलते हैं। पहला जो है वो ये है कि IMF ही आपका प्लान A, B, C, D कोई भी आप कह लें तो IMF ही है। हमने 2023 में जो पहले 6 माह थे वो IMF के साथ फ्लर्ट करते हुए गुजारे, और अल्टीमेटली जुलाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को IMF की MD के साथ डायरेक्ट बात करना पड़ी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के लिए। और हमने देखा कि IMF को नाराज़ करके ये जो डिफ़ॉल्ट से बचना जो है ये नामुमकिन है। और ये एक लेसन होगा जो कि अभी जैसे आप फरमा रहे थे कि कोई भी सियासी जमात जो कि एस्पायर कर रही है, या जमातें अगर एस्पायर कर रही हैं अगली हुकूमत बनाने के लिए, तो उनको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि पहला काम जो उनको इलेक्शन जीतने के बाद करना है वो IMF के अगले प्रोग्राम की नेगोशिएशन करना है। लिहाजा उनको कैंपेन में कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी या ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो कि वो IMF के प्रोग्राम की वजह से पूरे ना कर पाएं, वरना उनको बहुत जल्द उस पर यू टर्न लेना पड़ेगा। यानी ये तय हो गया कि ये तय हो गया कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो है वो IMF ही है इस मुल्क में। डेफिनेटली आप देखिए 2023 में हमने काफ़ी कोशिश की, प्लान B, प्लान C, प्लान D, लेकिन हमारे जो बायलैटरल जो डेवलपमेंट पार्टनर्स थे उन्होंने भी हमको यही मशवरा दिया कि पहले आप IMF प्रोग्राम में आए, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। इवन जो जिनेवा प्लेजेस थी या सैलाब के लिए, वो भी इसीलिए मटीरियलाइज नहीं हुई कि जब तक आप IMF प्रोग्राम में नहीं आते, वो जो मल्टीलैटरल अदारे जितने भी 7-8 अरब डॉलर की जिनकी तरफ से कमिटमेंट थी वो सब की सब होल्ड पे चली गई। तो इस वक्त आपका A, B, C, D जो है वो IMF है। सही। ये तो
पहला टेक अवे है 2023 का। जो दूसरा टेक अवे है वो ये है कि IMF में जाके भी आपकी मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होती हैं। अगर कोई ये समझता है कि IMF की वजह से फिर सब हरा भरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जुलाई के बाद अगर आप देखें 2023 में एक मुकाम ऐसा आया जिसमें कि डॉलर जो है वो 350 रुपए पे भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा था। और ये इस चीज की गमाजी करता है कि अकेला IMF आपको मईशत को सहारा नहीं दे सकता। और जो तीसरा बड़ा अहम टेक अवे इससे हमें मिला 2023 से, वो ये था कि जब हुकूमत वक्त ने तहैया कर लिया कि उससे कुछ बिगाड़ का जो है सुधार करना है, तो वो होता हुआ नजर आया। खाब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से डॉलर की होर्डिंग पे काबू पाना, डॉलर की स्मगलिंग पे काबू पाना, मनी चेंजर कंपनीज जो थी उनकी मैल प्रैक्टिसेस को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मिसयूज को रोकना, या बिजली और गैस चोरी के जो मुर्तकिब अफराद थे उन पे हाथ डालना। तो हुकूमत अगर चाहे तो वो जो ये सारे जो इश्यूज हैं इनको वो टैकल कर सकती है, और हमें पिछले चंद माह में ये इश्यूज टैकल होते हुए नजर आए। और 350 से डॉलर जो है वो 282 रुपए पे बंद हुआ इस साल पे। और जो आखिरी टेक अवे इसमें हमें मिलता है 2023 में, वो वर्ल्ड बैंक, ADB, UNDP और मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन सबका बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा करना है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो लीड कैप्चर को फ़रोग देता है, वो गुर्बत के खात्मे के लिए या कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने में मददगार नहीं बन रहा अनटिल कि हम उस मॉडल में कुछ चेंज ना लेके आए। हम कोई बड़ी रैशनल किस्म की जो एक ड्रास्टिक किस्म की उसमें चेंज है 2024 में वो नहीं देख पाएंगे। और ये वो 4 मेरा ख्याल है लेसन्स हैं जो कि आने वाली हुकूमत को अपने सामने रखने होंगे। एक तो उनको IMF को नाराज नहीं करना चाहिए, उसके साथ प्रोग्राम जो है उसके नेगोशिएशन की तैयारी करें। दूसरा, उनको इस चीज़ का भी जहन में रखना है कि जो केयर टेकर सेटअप ने कुछ अच्छे इकदाम शुरू किए थे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, उनको कंटिन्यू रखा जाए, वहाँ पे कोई जो है अपनी ग्रिप लूज ना की जाए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये कि रीथिंक किया जाए कि किस तरीके से जो एक लीड कैप्चर है उसका खात्मा कैसे करना है, उसके लिए जरा इन पॉइंट टू पॉइंट जरा इन तीनों चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो ये साबित हुआ IMF का जो लेटर ऑफ कंफर्ट है उसी से, और जो हमारे मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो डोनर्स हैं उनको भी उसी का कंफर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और IMF के प्रोग्राम की जो कंटिन्यूएशन है वो सख्त हालात के हवाले से वो सिंपली वो ये कहते हैं कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, अपनी इकॉनमी को में फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आएँ, सब्सिडीज़ का खात्मा करें, साथ ही साथ अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करें। लेकिन अगली हुकूमत के लिए कितना बड़ा टास्क होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर और जो पॉलिसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट को बढ़ाकर उस इन्फ्लेशन को रोकने की, काबू करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी तो तबाह हो रही है। तो ये कितना बड़ा टास्क होगा इसमें डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें ये जो सारे डेफिसिट है उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। जो भी इस वक्त सियासी जमातें गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, तमाम जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं, जाहिर है कि वो ये एस्पायर कर रही हैं कि हुकूमत उनकी बने, तो उनको इस वक्त अवाम के साथ ये जो एक नॉन ट्रांसपेरेंट और जो लैक ऑफ ट्रस्ट जो था और नॉन ट्रांसपेरेंसी इन नेगोशिएशन विद IMF और इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है उनको ठीक से ना बताना, एक तो इसका खात्मा करना होगा। बड़ा कैंडिड होकर हमें बताना चाहिए इस वक्त अवाम को कि हमारे मसाइल क्या हैं और उन मसाइल से निपटने के लिए नई हुकूमत जो है वो किन पॉलिसीज़ पे फौरी तौर पे अमल पैरा होगी, उसके साथ जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उनको वो कैसे आम आदमी पे मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश करेगी अपने मीन्स में रहते हुए, और कितना टाइम लगाएगी इन चीज़ों को दुरुस्त करने में। तो ये चीज़ें कैंपेन का और किसी भी सियासी जमात के मंशूर का प्रियम्बल होना चाहिए। तो मंशूर तो सर अभी मंशूर तो है ही नहीं ना, अभी तो सिंपल पर बात की जा रही है कि सियासी जमातें किस बयानिए के साथ आएंगी। वी आर वेटिंग फॉर देयर पार्टी मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो। मंशूर तो आ ही नहीं रहा है कहीं किसी जमात का खुल के। मेरा ख्याल है कि सारे मंशूर जो है वो फैसलाबाद के घंटाघर की तरह वो एक ही जगह पे उनका इर्तिकाज होता है। वो इर्तिकाज यही है और कि इस वक्त आपके पास
IMF है और IMF के प्रोग्राम को आपने अगला प्रोग्राम लेना है और उसके लिए अवाम को पहले से तैयार करना ज़रूरी है, हुकूमतों को कि वो और सियासी जमातों को कि कौन कौन से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और कैसे उसको वो टारगेटेड सब्सिडीज़ या सोशल प्रोटेक्शन को इन्हांस करते हुए आम जो शहरी है उसको उससे महफूज रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सियासत में मुख्तलिफ जो आपके पोजीशंस होती हैं, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस होती हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन मुआशी तौर पे मैं नहीं समझता कि किसी भी जमात के पास इस वक्त कोई वे आउट जो है वो मौजूद है मईशत के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, डॉक्टर आबिद सुलेरी, और बात कर रहे हैं 2023 के जो पहले के डेकेड्स के जो पाकिस्तान लेकर चल रहा है 2024 में वो मजीद किस तरीके से वो जो लेगेसी है हमारे यहाँ इश्यूज़ की, टेकअवेज जो हैं उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या कंप्लाइंस के करेक्टिव मेजर्स जो यहाँ पर लिए गए, जिसमें आप समझ लें कि डॉलर माफिया जो है उसको काबू किया गया, फिर होर्डिंग माफिया, फिर स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो इस बात की क्या श्योरिटी है या क्या होना चाहिए कि सियासी सेटअप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल फिजल आउट नहीं करेगा, ये चीज़ अपनी जगह पर बरकरार रहें कितना, और उनके ऊपर क्या होना चाहिए, एक प्रेशर क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए थे ये वो इश्यूज थे जिनका क्या हमें साल से पता था। यानी हमें मालूम था कि बिजली का कहाँ चोरी होती है, गैस कहाँ चोरी होती है, कौन लोग डिफॉल्टर हैं। हमें पता था कि मनी चेंजर जो है वो कैसे डॉलर को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसकी पैनिक बाइंग जो है वो ट्रिगर कर जाती है। हमें मालूम था कि चीनी जो है अगर वो गायब हो रही है और उसकी कीमत 200 रुपये को क्रॉस कर रही है किलो, तो वो कहाँ पे ज़ख़ीरा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं जिस पे कोई रॉकेट साइंस थी, सिर्फ केयर टेकर सेटअप ने आहनी हाथ डाले और उसमें मेरा ख्याल है कि हमें SIFC के फोरम जो है उसको भी अप्रिशिएट करना होगा। यहाँ पे सारे फैसले जो थे वो किए जा रहे थे और आने वाली हुकूमत को इसको कंटिन्यू रखना होगा। ये जाहिर है कि आपके क्रॉनिक इश्यूज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन जो है वो रिफॉर्म्स में है, लेकिन कम से कम इस पे कैपिटलाइज किया जा सकता है। अगर इलेक्शन के बाद दोबारा से मनी चेंजर जो हैं वो मैल प्रैक्टिसेस में जाते हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग शुरू होती है, तो ये सीधे साधे लफ्ज़ों में आने वाली हुकूमत का सियासी फेलियर होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत जो है इस वक्त वो जो इलेक्शन जीत के आएगी वो फेल होना अफोर्ड कर सकती है, स्पेशली कि बल्कि सर वो तो आइडियल ये होगा कि पहले साल में तो वो भी बड़े करेक्टिव और सख्त इक़दाम ले सकते हैं, जो अगली हुकूमत है उसके पास भी इतना वक्त होगा। बिल्कुल होगा, और ये जो पहला साल होगा बजाय इसके कि उसमें लोगों को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश की जाए या दोबारा से हम स्क्वायर वन पे आ जाए, हमें इनमें से बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयत थे, एक तो उनको कंटिन्यू रखना होगा, दूसरा उनके साथ जो वाबस्ता रिफॉर्म है उनको चलाना होगा। यानी डिस्कोज में अगर चोरी होती है तो जाहिर है कि वो चोरी कोई फर्द वाहद नहीं कर रहा था, सही, पूरा लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए इंतहाई ज़रूरी ये नहीं है कि आज इसी वक्त से जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर 300 यूनिट फ्री की बात की जा रही है, डबल तनख्वाहों की बात की जा रही है, ये सारी ये ज़रा इससे जान छुड़ाई जाए और जो हकीकत है उसके ऊपर ज़रा एक रियलिस्टिक अप्रोच रखी जाए, ताकि आगे चल के भी इन्हीं सियासी जमातों के लिए आसानियाँ हों और लोगों का जो है वो एक मतलब भरोसा भी ना टूटे। मैं इमरान इसी की तरफ पिछले सेगमेंट में इशारा कर रहा था कि ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है अवाम और हुकूमत के दरमियान, यही वजह बनता है फिर जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। तो आज जो हम वादे वईद कर रहे हैं, अगर वो प्रोमिसेस अनरियलिस्टिक नहीं रखेंगे तो ये कल आने वाली हुकूमत के काम आएंगे, लेकिन आज अगर अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करके हुकूमत में आते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि एक तो अवाम को एक झटका देंगी हुकूमत, जब भी वो IMF प्रोग्राम में जाएगी वो तमाम वादे जो उसने किए थे उसको उनसे रूगर्दानी करना पड़ेगी, और दूसरा इसमें IMF का एतमाद हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि IMF जो है वो जब मार्च में
मुंतखब होने के बाद हुकूमत का जो पहला काम होगा वो जून का बजट देना है। और उन 2-3 महीनों में ये जो बजट होगा, पहला बजट अगली हुकूमत का, ये प्योरली IMF का बजट होगा अगर IMF को प्रोग्राम चाहिए। वगरना हालात जो है वो दोबारा खुदा खासा डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें जितना रियलिस्टिक आज होंगे ये कल उतना ही फायदे में रहेंगे। अब सर जरा अहम एक और इश्यू, जो आपका इकोनॉमिक मॉडल जो इस वक्त है हमारा पाकिस्तान का, जाहिर है कि वो सारा इंपोर्ट बेस्ड है। इंपोर्ट, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके हम उसके बाद जो है अपना एक्सपोर्ट करने जाते हैं, और फिर हमारा जो सारा कंजम्पशन है हमारा, ये पूरा का पूरा मॉडल हमें चेंज करना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं 6% 7% GDP ग्रोथ की, तो उस 6% GDP ग्रोथ के लिए आपको अपनी पूरी इंपोर्ट्स खोलना पड़ती हैं, और आप फिर एक अल्टीमेटली जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में चले जाते हैं, और नतीजतन फिर IMF के पास आपको जाना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को मानते कि जरा 2-2.5% की एक मॉडरेट ग्रोथ जो है अगले 10-12 साल के लिए हमारे जहन में हो, फिर हमारी पॉलिसीज़ जो हो वो इंपोर्ट आप समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम आए, ये बड़ा हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये ज़ाहिर ओवरनाइट नहीं होगा, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसका पहला स्टेप जो है वो तो ये है कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करें। इस वक्त अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे देखें, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में भी सबसे नीचे है। सब सहारन अफ्रीका के बाद जो है वो इसके अदादो शुमार हैं। तो एक तो ये है कि हमें इस कौम को जो कि स्टंटिंग का भी शिकार है यहाँ पे, कि जो अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी है बच्चों की, वो रीजन में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंतहाई कम है हमारी, सर्विसेज सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। तो एक तो उसकी तरफ तवज्जो देना होगी, लेकिन उसको तवज्जो देने के लिए फिस्कल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। और वो जो फिस्कल रिसोर्सेज है वो टैक्सेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बना के वो स्क्वीज किए जा सकते हैं। क्वालिटी से मेरी मुराद ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आया जाए। क्वांटिटी से मेरी मुराद ये है कि वो बहुत से सैक्रेड काउज और जो सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं है, खा वो रियल एस्टेट है या वो आपका रिटेल सेक्टर है या और इस तरह के बहुत से सेक्टर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लेके आया जाए ताकि वहाँ पे आपके पास कुशन हो। और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू करना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो साहब का एक चीज़ जो थी वो मुझे अच्छी लगी, आई विश के बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी इसका यादा करें कि अगर वो मुंतखब होकर आती हैं तो वफाक से जो 17-18 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी डिवॉल्व की जा चुकी हैं सूबों को, उनका खात्मा किया जाए ताकि वहाँ पे कुशन जो है वो मिल सके, जो कि बाद में ह्यूमन कैपिटल पे जिसको इन्वेस्ट किया जा सके। तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को भी देखना होगा, अपने इनकम स्ट्रीम को भी बेहतर बनाना होगा, और फिर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको साथ लेके चलना होगा कि प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त क्राउड आउट कर चुका है गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। जब बोरिंग की बारी आती है, लोनिंग की बारी आती है कमर्शियल बैंक से, तो प्राइवेट सेक्टर को लिक्विडिटी देना और फिर एग्रीकल्चर पे तवज्जो करना। लेकिन सर कैसे मुमकिन हो सर ये आप बड़ी अच्छी बात आपने की, 22% शरह सूद, और जाहिर है कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो टी बिल्स के अंदर, गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर, यहाँ पे इसको भी देखने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक जो है वो आपके सामने है कि वहाँ पे बिल्कुल भी उसके लिए पैसा नहीं बचता, एंड बैंक्स आर वेरी वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट पेपर्स। तो ये चीज़ भी तो देखने वाली है, इसको कौन देखेगा? देखिए, गवर्नमेंट को बारो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके अखराजात ज़्यादा हैं, उसका रेवेन्यू की क्वालिटी बेहतर नहीं। गो के इस वक्त हमने पहले 6 माह का टारगेट एक्सीड कर लिया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये ह्यूमन कैपिटल पे कदगन लगाते हैं। तो अगर ये वाली रिफॉर्म जो है फिस्कल पॉलिसी में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की ये आ जाए तो गवर्नमेंट की बोरोइंग की नीड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और अगर वो बोरोइंग की नीड कम होती है तो आप प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे। इसी तरह से अगर जो इस वक्त हमारी नॉन प्रोडक्टिव सब्सिडीज है और एग्रीकल्चर सब्सिडी भी उनमें शामिल है, उनकी जगह अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए सब्सिडीज दी जा रही हों, रिसर्च नए बीज और नई जो तरीका काश्त है उसमें रिसर्च पे ये सब्सिडी लगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की गुंजाइश जो है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में SIFC में आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ सकता है फिर? जी बिल्कुल आ सकता है। जाहिर है कि SIFC जो है एटलीस्ट आपको जो डिजिटलाइज्ड एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट कर सकती है। इस वक्त जो
मॉडर्न दौर की ज़राअत है वो सारी की सारी ड्रोन्स पे डिपेंडेंट है, वो सारी की सारी बिग डाटा पे डिपेंडेंट है, वो आपकी एग्रीवर्स क्लाउड उस पे डिपेंडेंट है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आपका सिविल एविएशन, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, उनका पॉलिसी देना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सिविलियन यूज़ ऑफ ड्रोन की कोई पॉलिसी नहीं है, और जाहिर है कि जब तक वो पॉलिसी नहीं होगी आप ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में मास इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ दुनिया में आप ज़राअत को देखें तो जितनी तेज़ी से उसमें एवोल्यूशन आ रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ, वो SIFC के ज़रिए ही वो क्वांटम लीप जो है वो ली जा सकती है, और यकीनन उसमें SIFC एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो इश्यूज जो डेकेड से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हैं, वो यकीनन कैरी ऑन करेंगे 2024 में भी, लेकिन इनसे किस तरीके से निकलना है इस पे हमें सोचना होगा। और यकीनी तौर पर बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत थिंक टैंक्स हैं जो कि सोच रहे हैं, वक्त है उसके ऊपर अमल दरामद करने का और एक खुलूस नीयत के साथ इस मुल्क को आगे लेकर चलने का। बिलखुसूस हमारी वो तमाम सियासी जमातें जो कि इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं और आवाम से झूठे सच्चे सारे वादे कर रही हैं, लेकिन उन्हीं को आगे जाके इन हालात को फेस करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।